अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। अच्छी खबर है पूरे पाकिस्तान के लिए कि कोरोना नाकाम होता नज़र आ रहा है और इसके फैलाव में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की जा रही है, लेकिन एहतियात हर सूरत में जारी रखनी है ताकि ये वबा पलट कर वापस ना आ सके और इसका फैलाव दोबारा ना हो सके। यौम इलाक़े पाकिस्तान कश्मीरी दुनिया भर में मना रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान की इस पर पॉलिसी क्या है, लेकिन सबसे अहम मामला PTI ने अपना एक वादा पूरा किया है। इमरान खान साहब ने ये कहा था कि जितने उनके मुआवनीन ख़ुसूसी हैं और मुशीरान हैं उनके असासे भी ज़ाहिर किए जाएंगे ताकि जब हुकूमत अपना वक्त पूरा करे तो किसी किस्म का इल्ज़ाम ना लगे। लेकिन जब ये तफसीलात सामने आई हैं तो एक नई बहस का आगाज़ हो गया है। अपोजिशन ने ज़बरदस्त किस्म की तनकीद की है इमरान खान साहब पर और उनके उस बयानिए पर जब वो अपोजिशन में हुआ करते थे। वो कहा करते थे कि जिनके पास दोहरी शहरियत है उनको मुल्क में अहम फैसले करने वाली पोजीशंस पर नहीं होना चाहिए। सियासतदानों को वो कहा करते थे कि अगर आपके असासे मुल्क से बाहर हैं तो उनको मशवरा है कि वो मुल्क के अंदर लेकर आ जाएं। लेकिन आज अपनी ही हुकूमत में अपने ही मुआवनीन और मुशीरान, उनके असासे भी बाहर हैं, उनकी शहरियत भी डबल है। वज़ीर आज़म क्या कहते थे जब अपोजिशन में थे, आपको सुनाते हैं। ड्यूल नेशनलिटी के ऊपर क्लियर है। ये नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान के अंदर आप बैठ के आप वजीर बने, आप मुल्क के फैसले करें और आपकी ड्यूल नेशनलिटी हो, ये नहीं हो सकता। PTI का स्टैंड बड़ा क्लियर है। जब दूसरे मुल्क का पासपोर्ट लेते हैं आपको ओथ लेनी पड़ती है उस मुल्क के लिए। मैं तो कहता हूँ जितने पॉलिटिशियंस हैं जिनके बड़े अरबों रुपया और जायदादें बाहर पड़ी हैं वो भी बेच के पाकिस्तान आए। जिसका जीना मरना पाकिस्तान में वो पॉलिटिक्स करे। अब ऐसी शख्सियात भी हैं जिनकी अरबों रुपए की जायदाद मुल्क से बाहर है, लेकिन वो इमरान खान साहब के साथ बैठे हैं और अहम हुकूमती फैसलों में उनका साथ दे रहे हैं। इसके अलावा जो डिटेल्स सामने आई हैं उसमें खुद कुछ बड़ी दिलचस्प सी डिटेल्स भी हैं कि एक शख्सियत हैं, नाम आगे चल के मैं बिल्कुल लूँगा, 60 लाख रुपए मालियत के 3 प्लॉट लाहौर में। और मैं हैरान हूँ कि 60 लाख रुपए मालियत के 3 प्लॉट लाहौर में किस जगह पर होंगे। और इसी तरह एक साहब हैं जिनकी ज़राई ज़मीन जो है वो 70 लाख रुपए से भी कम है और वो उनकी जायदाद है। एक साहब हैं जो तकरीबन 3 करोड़ रुपए अपने घर पे रखते हैं और सिर्फ 7 लाख रुपए बैंक में रखते हैं। तो हुकूमत ने इस हवाले से भी कानून साजी की हुई है कि अगर आपके एसेट्स की मालूमात प्रॉपर ना हो तो हुकूमत जो आप बताएंगे मालियत वो रकम अदा करके आपकी एसेट्स जो हैं वो अपने कब्ज़े में ले सकती है। इन तमाम मामलों पर बात करेंगे कि वज़ीर आज़म ने ये फ़ैसला किया मुआवनीन और मुशीरान को अपॉइंट करने का, तो क्या वज़ीर आज़म को ये पता नहीं था कि इनकी दोहरी शहरियत है या जानते बूझते ऐसा किया? मेहमानों का मैं आपसे तारुफ़ कराऊँ। फ़ारूक हबीब साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तहरीक-ए-इंसाफ़ के फ़ाल और अहम रहनुमा हैं। फ़ारूक हबीब साहब बहुत शुक्रिया आपका। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी मंजूर अहमद साहब, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और महमल सरफराज साहिबा सहाफ़ी हैं और तजज़ियाकार हैं, महमल साहिबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ारूक हबीब साहब ये बता दीजिए सबसे पहले कि वज़ीर आज़म को क्या वाकई ये पता नहीं था कि वो जिन लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं उनकी दोहरी शहरियत है? क्योंकि वज़ीर आज़म माजी में कहते रहे कि दोहरी शहरियत रखने वाले लोग दूसरे मुल्क का भी हलफ उठाते हैं, वहाँ के भी वफ़ादार होते हैं, तो अहम पोजीशंस पर उनको नहीं होना चाहिए। देखें, बात यह है कि पहली बात तो कानून के मुताबिक जो है, जो हमारे मुंतखब नुमाइंदगान होते हैं उन्होंने अपने गोशवारे जमा करवाने होते हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर। लेकिन जो आपके मशीरान होते हैं, एडवाइज़र्स होते हैं, माजी के अंदर कभी PMLN की हुकूमत के अंदर, पीपल्स पार्टी की हुकूमत के अंदर कभी जो है वो उनके गोशवारे या उनकी जो है वो एसेट्स डिक्लेयर नहीं किए गए। जो आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वादा किया और आज ख़ुद हुक्म दिया था तमाम मशीरान को कि वो अपनी तमाम तर जो एसेट्स हैं अपने मामलात को जो है वो डिस्क्लोज़ करें, और उन्होंने सामने रखा। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि जब हम बात करते हैं, आप बात करते हैं ड्यूअल नेशनलिटी की, जो आप बार बार बात कर रहे थे, वो उन लोगों के लिए थी जो कि सियासत पाकिस्तान के अंदर करते थे, ठीक है, लेकिन उनकी साथ साथ उन्होंने ड्यूअल नेशनलिटियाँ वहाँ भी रखी हुई थी ताकि किसी मौका के ऊपर जो है वो बाहर एस्केप कर जाएँ। लेकिन यहाँ मामला जो है वो मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ किस तरीके से, सुन लें जी, यहाँ पर मामला मुख्तलिफ है। तमाम तर जो हैं वो एसेट्स भी डिक्लेयर किए गए हैं, तमाम तर मामलात को भी सामने रखा गया है। और आपने बात की मशीरान के हवाले से, तो कानून उनको नहीं रोकता कि वो यहाँ पर रह कर जो है वो मशीरान को लगाने के लिए
या एडवाइज़र्स को अपॉइंट करने के लिए आपको जो है वो सिर्फ एक नेशनलिटी होल्डर होना चाहिए, या मैं ड्यूल नेशनलिटी नहीं रख सकता। ठीक है। इसी तरह एक केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके गए थे किसी एक मावन के खिलाफ, वहाँ से जो है वो उन्होंने क्लियर डिसीजन दिया था कि ये कानूनी तौर पर बाइंडिंग नहीं है। बात करते हैं ना, तो हम ज़रा कानून से आगे चल के बात करते हैं, क्योंकि आपके हाई मोरल ग्राउंड्स और आपके नज़रियात और एक तब्दीली जो थी ना पाकिस्तान में, वो हमारे सामने होती है, आपके बयान सामने होते हैं, आपकी मोटिवेशन जो कौम को दी वो सामने होती है। मुझे मसूद साहब ये बताएं, मसूद साहब बहुत अच्छी बात है, मुझे आप ये बताएं कि कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी, क्या ये लोग पाकिस्तानी नहीं हैं, इनका पाकिस्तान से ताल्लुक़ नहीं है? पहले सवाल तो ये है, क्या इनका ताल्लुक़ जो है वो किसी और मुल्क से है? पाकिस्तानी हैं, बाहर गए हैं, ये वही पाकिस्तानी है जो हमें 23 अरब डॉलर भेजते हैं, वो हमें अच्छे लगते हैं, ये वही पाकिस्तानी है जब हम बाहर जाते हैं, ये आपको प्रोटोकॉल भी देते हैं, आपके जलसे भी कराते हैं, मगर इमरान खान साहब ने हमें बताया था, वही पाकिस्तानी है जो मुश्किल वक्त में सुन ले नेशनल पाकिस्तानी, क्योंकि दूसरे सुन ले आप क्रॉस टॉक करेंगे तो बात नहीं हो सकती जी। प्लीज अब सुन लेना, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ ना, बहस बराए बहस नहीं हो रही, मैं आपका सवाल मैंने सुन लिया, मैं उसको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, मुझे रिस्पॉन्ड करने दें। देखें, बात यह है कि यही पाकिस्तानी जो हैं, जब कोई मुश्किल वक्त आता है, ज़लज़ला आता है, सैलाब आता है, इवन कोरोना के अंदर जब लॉकडाउन हुआ तो इन्होंने बढ़ चढ़ के अपने मुल्क की मदद की है। इन्होंने बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर ऐसे खैराती इदारे बना रखे हैं जो काम कर रहे हैं। अगर ये मुल्क की मदद के लिए, अगर इनकी बाहर कोई एक्सपर्टीज़ हैं, ये टेक्नोक्रेट्स हैं, कोई आकर पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं, तो इसके अंदर हमें इसको जो बजाय हम इसके अंदर जो है वो इसको मुतनाज़ा बनाने, हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। असासे उनके डिक्लेयर्ड हैं, ठीक है, पता चल जाएगा अगर कोई मशीर जो है वो अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करता है तो उसके असासों में अगर कोई इजाफा होगा वो भी आपके सामने आ जाएगा। तो ये एक अच्छी रवायत है जो हुकूमत ने रखी है कि तमाम तर चीज़ें डिस्क्लोज की हैं। यहाँ पर कोई अगर कहीं आपने कर दिया, सुन लेना, यहाँ पर तो ऐसे थे, सुन लें, यहाँ पर तो ऐसे मामला थे कि मुल्क के वजीर दफा थे, मुल्क के वजीर खारजा थे, लेकिन इकामा दुबई का रखा हुआ था। एहसन इकबाल साहब प्लानिंग के वजीर थे, बाद में वजीर दाखिला रहे, इकामा सऊदी अरब के अंदर रखा हुआ था। नवाज शरीफ साहब का भी इकामा आपके सामने आ गया था। इन्होंने कोई चीज़ छुपाई नहीं हुई। अगर कंसीलमेंट की है, आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें। मैं वापस आता हूँ आपके पास। मेमल, आप बाय करने को तैयार हैं फ़ारूक हबीब साहब की इस स्टेटमेंट को, इस जवाब को, इमरान खान साहब की जो शॉर्ट्स मैंने सुनाए उसके बाद? देखिए मसूद, बात ये है कि आपने जो बात पहले की फ़ारूक साहब से, आपने यही कहा कि एक्चुअली ये लॉ की या कानून की बात नहीं है, ये तो बात है आपके अपने हाई मॉरल ग्राउंड की, आपकी पार्टी की। ये हमने देखा है, बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सी भी बात है कि पीटीआई ने जो बातें जब वो हुकूमत में नहीं थी उन्होंने जो चीज़ें कही थी, अब हुकूमत में आकर वो एग्जैक्ट उसका ऑपोजिट कर रहे हैं, जिस पे वो दूसरी हुकूमतों को, पिछली हुकूमतों को वो क्रिटिसाइज करते थे। तो और खान साहब के बयान या खान साहब की ट्वीट, खान साहब के हर चीज़ के ऊपर उनका कोई ना कोई बयान मिल जाता है जिसको अब वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे होते हैं। एक तो खैर एक उसकी वजह ये भी है महसूस कि जब आप अपोजिशन में होते हैं तो बड़ा आसान होता है क्रिटिसाइज करना। आपको एक होता है क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, कई दफ़ा वो करते हैं, फिर ये भी होता है, अभी खान साहब ने कल परसों ही ये बात की कि अब हमें पता चला कि किस तरह कितनी मुश्किलें चीज़ें हुकूमत बनाने के बाद भी कहा था, फेडरल हुकूमत बनाने के बाद भी वो यही बात कर रहे हैं। तो जाहिर बात है वो मुश्किल तो होता है, लेकिन फिर आसान होता है, जैसे मैंने पहले कहा कि अपोजिशन के ऊपर करना। देखिए बात दोहरी शरीयत, एक तो पहली चीज़ दोहरी शरीयत के अंदर भी 2-3 चीज़ें हैं। पहले वाकई कानून नहीं है, या तो आप कानून इलेक्शन इलेक्टेबल्स के लिए है, जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है उनके लिए, लेकिन पाकिस्तानियों को दोहरी शरीयत रखने की वैसे इजाज़त है। अगर आप भारत को देख लें, उधर आप 2 शरीयत नहीं रख सकते, या आप भारत की रखेंगे या फिर आप जिस मुल्क की आपने लेनी है आप उनका, फिर आप NRI कार्ड उसके बाद आपको मिल जाता है। तो या तो आप उस तरह से कानून साजी करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज इनके इसके अंदर ज्यादा मसला इसलिए है मेरे ख्याल में मसूद के, एक जो चीज है कि जो सारे ऐसे PMs हैं उन्होंने एक्चुअली टेक ओवर कर लिया कैबिनेट को, और जो इलेक्टेबल्स, और ये फवाद चौधरी साहब ने भी अपने इंटरव्यू के अंदर कहा, और ना सिर्फ वो बल्कि बहुत सारे PTI के लोग ये बात कहते हैं कि जिनको टेक्नोक्रेट, जिनको सिर्फ एक्सपर्ट्स होना चाहिए था, अब वो डिसीजन मेकिंग में, और हम जो इलेक्टेड लोग हैं, जो हमने अपने हलकों में जाकर जवाब देना है लोगों को, हम जो अकाउंटेबल हैं, हम डिसीजन मेकिंग में नहीं। और ये लोग जिनके पास अगर दूसरी शरीयत है या फिर इकामा आप कह लें, आप ग्रीन कार्ड या रेजिडेंसी या दूसरी जो
चीजें होती है वो एक तरह से काम ही है। तो ये तो अगर कल को ये अकाउंटेबल कैसे होंगे, ये तो चले जाएंगे। तो जवाब तो हमने देना, इलेक्शन तो हम लोगों ने लड़ने। एग्जैक्टली ये मेरे यही ख्याल में पॉइंट मसला है। महमूद, आपने और आसान कर दिया मेरे लिए बयान करना। यही वो पॉइंट है जो मैं फ़ारूक हबीब साहब से पूछना चाह रहा था। दोबारा फ़ारूक हबीब साहब के पास यही पॉइंट लेके जाऊंगा, लेकिन मैं जावेद लतीफ़ साहब इस मामले पर भी आप रिस्पॉन्ड कीजिए। साथ साथ इमरान खान साहब, पीटीवी की जो फ़ीस चार्ज की जाती है उसके हवाले से भी गुफ्तगू किया करते थे और कहते थे 35 रुपये आप लोग चार्ज करते हैं, गरीब आवाम से ज़्यादती करते थे, अब वो 100 रुपये कर दिए। देखिए कहते क्या थे इमरान खान साहब। आप सबके बिलों से हर महीने 50 रुपए या 55 रुपए टीवी का टैक्स लगता है, किसी को पता ही नहीं है। ये 10 अरब रुपया बनता है साल का, किसी को नहीं पता कि 10 अरब रुपया किधर जा रहा है। पीटीवी जो हमारे पैसे पे चलता है, हर साल 10 अरब रुपया पीटीवी को आप देते हैं, हम देते हैं। तो मैं पीटीवी से पूछता हूं और पीटीवी का जो एमडी है उससे पूछता हूं कि आपको शर्म नहीं आती कि आप नून लीग और नवाज शरीफ के पुतले बने हुए हैं, उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? पैसा हमारा है। नए पाकिस्तान में एक शौर रखने वाली कौम ये डिमांड करेगी हुकूमत से कि हमें बताएं कि 100 करोड़ रुपया जो आप हमें बिल करते हैं हर महीने, ये पैसा किधर जाता है। इंशाअल्लाह ये भी हम अदालत में जाएंगे, हम केस करेंगे, हम बताएंगे कि हमारा पैसा बताओ कहाँ जा रहा है। मुख्तलिफ जगह पर यह बात की इमरान खान साहब ने, मुख्तलिफ फिगर्स कोट की। जी मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। मसूद साहब, मैंने क्या कहना है, बदकिस्मती है की, मेरी, आपकी, कि आप ये देखें कि एक शख्स जो आज प्राइम मिनिस्टर है वो गुफ्तगू, वो अल्फाज का चुनाव किस तरह का करता रहा, और आज उनके वज़रा से हम शिकायत करते हैं तो क्यों करते हैं भाई? जिनका सरबराह जो है वो इस तरह की गुफ्तगू, ये शोह पर तशरीफ़ लाए इमरान खान साहब और यहाँ एक जलसा में फरमाते हैं कि डीसी को मुखातब करके, आज तो पीटीवी के एमडी को मुखातब कर रहे हैं ना, उस वक्त इन्होंने शोहपुरा के डीसीओ को मुखातब करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ तुम्हारा बाप है। मतलब इस तरह की यार अल्फाज ये इस्तेमाल करते हैं। और जो पीटीवी का कहते हैं कि 35 रुपये हम टैक्स क्यों दें और आज 100 रुपया, ये ठीक कहते थे क्योंकि टैक्स देते थे, इसीलिए इन्हें पीटीवी पर कब्ज़ा कर लिया था, हमला किया था, क्योंकि टैक्स देते थे, ये टैक्स देना नहीं चाहते थे, ये हुंडी के ज़रिए पैसा लेना चाहते थे, ये गैस बिजली के बिल नहीं देना चाहते थे, इसलिए कि उस वक्त की हुकूमत जो थी वो जालिम थी, लोगों पर नाजायज़ टैक्स लगाती थी। और आज जो 35 से 100 रुपया कर रहे हैं ये जायज़ कर रहे हैं क्योंकि इनको अपने अल्ले तल्लों के लिए पैसे चाहिए। और ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं बात आप कि क्या प्राइम मिनिस्टर को ये इल्म नहीं था कि उनके मुआमले खसूसी जो हैं वो दोहरी शरीयत। भाई मुझे ये बता दें मसूद साहब कि प्राइम मिनिस्टर साहब को पता किस चीज़ का है? 2 साल हो गए हैं, मुझे तो समझ नहीं आई कि उनको पता किस चीज़ का है। जैसे फरूक हबीब साहब फरमा रहे हैं कि इसमें इशू क्या है, कानून की तो कोई वायलेशन नहीं है, हम हाई मोरल ग्राउंड्स की बात कर रहे हैं, हम उन्हें याद दिला रहे हैं, मगर वो कह रहे हैं कानूनी तौर पर तो कोई कतगन नहीं है। नहीं, मैं, आप इतराज़ करते होंगे, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है। मैं तो कहता हूँ चौरी शरीयत के भी लोगों को रखें। मगर फ़ारूक हबीब ने एक बात की है, उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो हमारे जलसे जुलूसों का अरेंज करते थे। ये बात उन्होंने सच्ची की है, ये बात सही कह रहे हैं कि ये वो लोग थे जो 22 साल से इमरान खान के इन्वेस्टर थे। ये किसी शोबा में महारत नहीं रखते थे, ये कोई टेक्नोक्रेट नहीं थे जो साबका हुकूमतें अपने मामले खसूसी रखती आई थीं, उनकी किसी न किसी शोबे में महारत की वजह से। मगर इन्होंने अपने लोगों को नवाजने के लिए जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट 22 साल इन पर की थी वो वसूलियाँ कर रहे हैं। आज आप देखें कि इनके मुआवने खसूसी तो दूर की बात, या इनके वज़रा दूर की बात, इनका हर बंदा इमरान खान के इर्द गिर्द खड़ा होने वाला धरनों से लेकर आज तक कितना अरबपति बन चुका है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतने लोग नहीं आए जिन्होंने रातों रात अरबों खरबों रुपया बना लिया हो। वो अद्वियात स्कैंडल हो, वो आप चीनी, गंदम, आटा,
डॉलर। आपने सभी को लपेट दिया। फारूक हबीब साहब भी मौजूद हैं। अब मैंने तो कभी उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं सुनी, उनसे पूछता भी हूँ थोड़ी देर में। चौधरी मंसूर अहमद साहब, नहीं एक सेकंड, ना मसूद साहब एक सेकंड, मैंने आप जो बात कर रहे हैं ना कि सभी को लपेट दिया, माफ़ी चाहता हूँ, मैंने सभी को लपेटा नहीं है। मैं ये आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप ये देखें कि कौन कौन से माफियाज का ये जिक्र करते रहे और निकलते कौन रहे। मैं फारूक हबीब तो बेचारा शरीफ आदमी है, पहली दफ़ा मुंतखब हुए, इनको तो वो करीब फटकने नहीं देते। स्ट्रगल किए कंटेनर से साथ थे इमरान खान साहब के, उससे पहले से साथ ही भाई साथ थे तो हर एक को हिस्सा बकदरे जुस्सा ही मिलना है ना। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है वही आज वसूलियां कर रहे हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की, सिर्फ खून दिया है, स्ट्रगल की है, उसको यहाँ तक लाने के लिए कोशिशें की है, उनको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय दिलासों के। अच्छा चलिए चौधरी मंसूर साहब, अगर इस वक्त इमरान खान साहब ने जो कुछ अपोजिशन के दौर में कहा था वैसा नहीं कर पा रहे, और इस बात का वो उनको एहसास भी हो रहा है कि चीज़ें बहुत मुश्किल हैं, चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी सोची थी। माजी में आपको याद होगा कि चाहे वो मियाँ नवाज शरीफ साहब हों या दीगर लोग हों, 2 साल गुजरने के बाद उनको ख्याल ये आता है, मियाँ साहब का शॉट भी मौजूद है इस हवाले से, कि 2 साल गुजर गए तो पता चला कि मामला लेकर किस तरफ जाने हैं। तो इमरान खान साहब को भी अब पता चला है, तो थोड़ा और टाइम देना चाहिए, देखना चाहिए। ऑपोजिशन में तो थे तो चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, अब समझ में आ गई हैं। मसूद साहब बहुत शुक्रिया। 2-3 पहलू हैं इस चीज़ के। पहली एक इशू ये है कि अगर आप थोड़ा गौर करें तो ये एक ऐसा, इन्होंने अरबपतियों का एक क्लब आज सामने आया है जिसमें अगर एसेट्स की तफसील देखें, पहला तो इशू ये है कि एसेट्स की तफसील देखें ज़रा। खुर्शीद शाह साहब पिछले 10 महीने से जेल में पड़े हैं, उनके 500 अरब से शुरू हुए थे, अब वहाँ पे आ गए। जो उनके एसेट्स उन्होंने डिक्लेयर किए थे उसकी 3-3, 4-4 गुना ज़्यादा मार्केट से भी वैल्यू लगाकर तो 1 अरब पता नहीं कितने के एहसासे बनाए, और आज हमें पता चला है कि गाड़ियां कितने की हैं, ज़मीनें कितने की हैं, ये इनके एसेट्स। दूसरी बात ये है कि इनके एसेट्स को कोई अपोजिशन ने नहीं मांगा था। इनके एसेट्स की तफसील भी खुद इनके मिनिस्टर हवाबाजी गुलाम सरवर खान साहब ने कहा था कि ये क्यों नहीं अपने एहसासे जाहिर करते। तो वो जो अंदरूनी लड़ाई है, एक उसका शाखसाना था, आज जाहिर हुआ है। तो देखिए कई चीज़ें हैं जिसको बहुत माइन्यूटली मसलन ये जो मोहित यूसुफ है, उन्होंने कहा कि मैं किसी और मुल्क का शहरी नहीं हूँ, लेकिन वो कई दूसरे मुल्कों के जो हैं वहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो थिंक टैंक है उनके मेंबर हैं जी, वो दूसरे मुल्कों के हैं, और आज जाकर आपके यहाँ पे आकर बनकर बैठ गए हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। कितना सेंसिटिव इशू है जो उनको पकड़ा दिया है। दूसरी बात, ये एक ऐसा नक चढ़ा या मुंह चढ़ा ऐसा इनका है एडवाइजर कि वो हर मीटिंग में बैठता है, उसके लिए उसको वो अगर आप देखें तो उसके लिए फैसले करवाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट से, फिर उसके लिए एक कानून में आप एक फर्द के लिए कि आप ऑफशोर कंपनीज के अंदर ऑर्डिनेंस लाया जाता है, वो इसी के लिए था जो उसने अब जाहिर किए हैं कि मेरी ऑफशोर कंपनीज भी हैं, तो उसके लिए वो भी लेकर आया जाता है। और भी बहुत सारे ऐसे मामला हैं, हर इशू के अंदर वो होता है, हर मीटिंग के अंदर वो होता है। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसको देखना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि देखिए 6 महीने होते हैं जो हनीमून पीरियड होता है। खान साहब ने कहा था कि मुझे 6 महीने ना पूछे, 6 महीने के बाद जो कुछ होगा उसका जिम्मेदार मैं होगा। देखिए 4 बार दवाइयों की कीमत में इजाफा हो गया, 4 बार जब से आए हैं, ठीक है, पहले भी और कल फिर कर दिया है। आटा लाहौर में 68 रुपए किलो बिक रहा है, चीनी की देख लें 90 रुपए किलो होगी। आप पेट्रोल की कीमत देख लें, 25 दिन नहीं मिला, 25 मिनट बाद हर पेट्रोल पंप पे मौजूद था। ये क्राइसिस इन्होंने नोटिस लिया। अब जिस चीज का वो नोटिस लेते हैं वो उसकी कीमत में है। महंगाई इस वक्त का इशू है। दूसरा इशू ये है कि ये बजाय इसके कि नौकरियां देने आए थे, आप नौकरियों से निकाल रहे हैं रिफॉर्म्स के नाम पर। इन्होंने पेंशन, करप्शन खत्म करनी थी, अब पेंशन खत्म करने जा रहे हैं। वहां पे उम्र को 55 साल पे लेकर जा रहे हैं। जो मुलाजम, एक आम गरीब आदमी, आम मुलाजम है, उसका तो वो मेच्योरिटी का टाइम है, उसके बच्चे यूनिवर्सिटियों में होते हैं, शादियां करनी होती हैं, मकान बनाना होता है, वो सारा उस पे उसको उठाकर किक मारेंगे और घर चला जाएगा। ये क्या करना चाह रहे हैं? इस मुल्क में बेरोजगारी जहाँ पर पहले ज्यादा है, महंगाई का एक तूफान है, उसके अंदर आप कहते हैं कि इनको और टाइम दें। ये तो अजाब बन गए हैं, अजाब बनकर मुसल्लत हो गए। आपने बहुत सारी बातें उठा दी चौधरी साहब।
अब मैं ब्रेक की तरफ भी जाना है। ब्रेक के बाद फ़ारूक हबीब साहब इस बात को भी क्लियर कर दीजिएगा कि हमारे सामने आपके ही कोलीग्स के इंटरव्यूज़ मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं वो असल में फ़ैसले कर रहे हैं, इलेक्टेड लोग फ़ैसले नहीं कर पा रहे। तो इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो उसको टेक ओवर कर लिया है उन लोगों ने जिनको इमरान खान साहब बाद में लेकर आए। क्या ये वाकई दुरुस्त है, ये तासुर आप इसकी तस्दीक करेंगे या आप कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है, हमारे इलेक्टेड लोग ही फैसले कर रहे हैं और इनकी फैसला साजी में वो हैसियत नहीं है जो बताई जाती है? एक ब्रेक के बाद बात करें। वेलकम बैक। जिन मौमनीन खुसूसी की दोहरी शहरियत सामने आई है, फ़ारूक हबीब साहब, क्या फ़ैसला साजी में इनका वही किरदार है जो एक वज़ीर का होता है, या जैसे कि फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू भी हमारे सामने मौजूद है, वो कहते हैं कि टेक ओवर कर लिया है, फैसले सारे ये लोग कर रहे हैं जो इलेक्टेड नहीं हैं। इसके अलावा आपके दीगर वज़रा भी ये बात करते रहें। आप क्या कहेंगे इस बारे में? लेकिन मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखे देता हूँ। जी देखिए, सबसे पहले फ़ैसला ये करना है, यहाँ पर हमें कहा गया हाई मॉरल ग्राउंड का। मैंने आपको कहा कि कानून उनको पाबंद नहीं बनाता था कि सासे डिक्लेयर करें या अपनी शहरियत डिक्लेयर करें। हमने हाई मॉरल ग्राउंड ली, हमने हाई मॉरल ग्राउंड लेकर वज़ीर आज़म ने हुक्मनामा दिया, उन्होंने अपनी नेशनलिटीज़ भी डिक्लेयर की, उन्होंने अपने गोशवारे भी डिक्लेयर किए, अपने सासे भी सामने ले आए। दूसरी बुनियादी बात यह है कि इतना चाय की प्याली में तूफ़ान क्या खड़ा करना। इतने समझदार जो हैं वो लोग बैठे हुए हैं आपके टीवी शोज़ के अंदर, ये इनको सारे सब मामलात का पता है। इनको अगर लगता है किसी मशीर ने जो है उसके अरबों नज़र आ रहे हैं इनको, अगर उसने कोई माल प्रैक्टिसेस के ज़रिए ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल करके बना लिए हैं पैसे, तो भैया आप उसका केस ले जाएं अदालत के अंदर। नवाज शरीफ साहब भी तो अदालत से ही नाहल हुए थे ना, हम भी अदालत में गए थे, आप भी चले जाएँ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी मोहित यूसुफ की बात हुई, कोरोना की वबा आई, इस वबा के दौरान आपके वो पाकिस्तानी जो किसी मकसद के तहत बाहर गए हुए थे, कोई जॉब्स के लिए नहीं, कोई कारोबार के लिए गया था, कोई एक्सपोज के लिए गया था, कोई अपना माल बेचने गया था, कोई टूरिज़म की गर्ज से गया था, वहाँ पर आपके 2.5 से 3 लाख पाकिस्तानी फंसे हुए थे, वो जो जिनको वहाँ पर पैसे ख़त्म हो चुके थे। 2.5 लाख पाकिस्तानी आपके जो हैं वापस आए। आप कारकर्दगी की बुनियाद पर बात करें ना उनकी। आप अगर कहते हैं पीपल्स पार्टी के दौर में वज़ीर ख़जाना बन सकते हैं, इमरान खान के दौर में नहीं बन सकते जी। वो कोई बहुत बड़े जो है ना, कोई उनके ऊपर ऐसी चीज़ आ गई है कि वो यहाँ नहीं बन सकते। फिर जुल्फ़ी बुखारी की बार बार बात की जाती है। मुझे आप ये बताएं कि माजी के अंदर PMLN पीपल्स पार्टी की हुकूमतों के अंदर ऐसा माहौल ही नहीं था कि यहाँ पर इनकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तानी टैलेंटेड पाकिस्तानी, हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स मुल्क छोड़ के बाहर नौकरियाँ करने गए हैं। यहाँ पर इमरान खान ने अपने इलेक्शन के अंदर ये भी वादा किया था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है जिस तरह वो बाहर के मुल्कों में काम कर रहे हैं, अच्छी शोहरत रखते हैं, पाकिस्तान को आकर आगे तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में मददगार का साबित होंगे, साजगार साबित होंगे। जब हम इस किस्म का प्रोपेगेंडा करते हैं तो हम उन ओवरसीज़ को मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान में आपकी ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान में आपको बुरा भला कहा जाएगा। भाई हमें अक्ल का नाखुन लेने चाहिए। वो लोग जो बाहर से आते हैं, जिस तरह तानिया अंदर से आई हैं, वो गूगल के अंदर वहाँ पर थी, ठीक है, वो पाकिस्तान के अंदर आई आके काम कर रही हैं, बाहर बैठी थी, करती रहती, तनख्वाहें लेती रहती। हमें अगर अच्छे लोगों की भी ज़रूरत है, हमें टेक्नोक्रेट्स को भी साथ लेके चलना है। पॉलिटिशियंस का, टेक्नोक्रेट्स का हमेशा एक कम्बिनेशन होता है जो साथ लेके चलता है। उसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं तो हमें जो है वो सिंध की तरफ भी देखना चाहिए कि वहाँ पर क्या हालात हैं, वहाँ पर जो है वो किस तरीके से जो है वो करप्शन की भमार है। नहीं, अब मैं ही आ जाता हूँ, आप रहने देना, आप रहने दें, मैं ही आ जाता हूँ। मुझे बात कर लेने दें, मुझे आप बात कर लेने दें सर। नहीं, मुझे आप बात कर लेने दें। अब जरा मुझे नहीं, कोई नहीं, निकल गए ना इस मामले से। मैं बात हो गई ना, मैंने आपको बताया साथ। अगर किसी को कोई एतराज है वो अदालत में चले जाए, उनके साथ एतराज ही बता रहा हूं कि ये मामला आज सामने आया है, लेकिन कहेंगे हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई। FOI की एक इस्तिलाह इस्तेमाल करती रही है, फ्रेंड ऑफ इमरान खान। आज उसको ये कह रहे हैं कि ये एक टोला है, गैर मुल्की टोला है जो मुसल्लत हो चुका है। क्या इस बात की जमानत है कि जब आपकी हुकूमत खत्म होगी उस वक्त भी ये मुल्क में रह रहे होंगे और आंसरेबल होंगे आवाम को? जो फैसले इन्होंने किए, चाहे वो मुशीर खजाना हो, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर हों, चाहे वो दीगर लोग हों, चाहे वो जुल्फी बुखारी साहब हों, वो आंसरेबल होंगे पाकिस्तानी आवाम को? सुन लें, देखें, बात ये है कि ये फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान नहीं है, ये फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान के लिए जो है वो काम करने आए हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं। इमरान खान की कोई ओमनी ग्रुप से ताल्लुकात नहीं है।
इमरान खान के किसी शुजात अजीम से ताल्लुकात नहीं है जिसको नवाज शरीफ ने PIA का चेयरमैन बना दिया था ज़ाती दोस्त बनाते हुए। वो एक लंबी फहरिस्त है कि किस तरह यहाँ से ज़ाती दोस्तों को जो है वो सफ़ीर तैनात किया जाता था, किस अंदाज से जो है वो कॉरपोरेशन के सदर बनाया जाता था। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि जो हमें यहाँ पर बार बार बातें की जाती हैं, देखें हम आज क्या कर रहे हैं कि इमरान खान की वाज़ेह पॉलिसीज़ की वजह से आपका स्मार्ट लॉकडाउन का मॉडल हम लेकर आए, हमने कारोबार को भी चलाया, लोगों के रोज़गार को भी चलाया, उसके साथ साथ आज आपके कोरोना के केसेस नीचे आना शुरू हो गए हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ख़ास करम हुआ पाकिस्तानियों के ऊपर, मैं समझता हूँ। उसी के साथ साथ आज आप देखें कि दुनिया के बड़े ममालिक, अमेरिका के अंदर केसेस आज भी ऊपर जा रहे हैं, बिल्कुल बात आज भी ऊपर जा रही है। ये वही लोग हैं जो आज हम पे तनकीद कर रहे हैं। सुन लें, ये वज़ीर आज़म की उन पॉलिसीज़ पे तनकीद किया करते थे। फिर हमने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को खोला ताकि पाकिस्तान की 120 इंडस्ट्रीज चल सकें। हमने जो है ये कोई फ्रेंड्स ऑफ आई के नहीं है, ये पाकिस्तान के दोस्त हैं। ये 12,000 मेगावाट बिजली आएगी पाकिस्तान। और इनके फैसले जो कुछ भी होंगे, आप समझती हैं कि ये अपने फैसलों के बाद जो भी उसका नतीजा निकले पाकिस्तानी अवाम को आंसरेबल होंगे। एक वादा था ये तहरीक इंसाफ का कि जो भी फैसले होंगे, जो नतीजे निकलेंगे, तहरीक इंसाफ आंसरेबल होगी। इनके जवाब भी तहरीक इंसाफ देगी या ये खुद देंगे? देखिए बात ये है कि ये तो जाहिर बात है हमें 5 साल के बाद ही पता चलेगा। अब तो खैर 2 साल ही हुए हैं, 3 साल अभी मजीद पड़े हैं कि ये लोग करते क्या हैं और क्या ऐसे ये काम करते हैं या पॉलिसीज ऐसी बनाते हैं कि जिनकी वजह से अगर कोई पाकिस्तान को फ़ायदा या नुकसान क्या होगा। और उस 5 साल के बाद जब तहरीक इंसाफ को, तो देखिए तहरीक इंसाफ को तो जवाब देना पड़ेगा। अगर ये कोई गलत पॉलिसी बनाते हैं या कोई ऐसा फैसला लेते हैं कि जिससे कोई सही इम्पैक्ट नहीं होता, तो फिर तहरीक इंसाफ ने तो इलेक्शन लड़ना है। देखिए फारूक हबीब साहब ने भी इलेक्शन लड़ना है, फवाद चौधरी साहब ने भी इलेक्शन लड़ना है, इमरान खान साहब ने भी इलेक्शन लड़ना है अगला। तो उन्होंने तो जाके जवाब देने ही देने हैं। सिर्फ और सिर्फ जो बात होती है, जो PTI के अपने अंदर के लोग, जिस तरह चौधरी मंजूर साहब ने अभी कहा कि वजीर हवाबाजी ने ये तो बात की थी, और उसके अलावा जर्नलिस्ट में अरशद शरीफ साहब ने भी ये वैसे बात की थी कि इनके एसेट्स किधर है और नेशनैलिटीज और एसेट्स का हमें बताएं तो सही। बात ये कि बहुत ही अहम तरीन ओहदों पर फाइज है मसूद। तो जब अगर ये पॉलिसी बनाते हैं, और पॉलिसी तो यही बना रहे हैं, ये तो फवाद चौधरी साहब ने भी उस दिन कह दिया कि नॉन इलेक्टेड लोग बना रहे हैं, इलेक्टेड लोगों को तो कोई पूछ ही नहीं रहा डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो जब ये पॉलिसी बनाते हैं और अगर उसका कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, दोनों का जवाब तहरीक इंसाफ को देना पड़ेगा। आया कि ये लोग खुद देते हैं कि नहीं? देखिए जिनकी दोहरी शरीयत है, हमें नहीं पता अगर वो जिस दिन और खत्म हो तो वो अगर उठ के बाहर चले जाते हैं तो उनको कौन रोक सकता है? वो तो बाहर के कानून उनके ऊपर। यही चीजें है ना, अगर हम लोग क्रिटिसाइज अगर करते भी हैं कि मियां नवाज शरीफ के जो 2 बेटे हैं कि वो बाहर की शरीयत रखते हैं, तो उनको पाकिस्तानी कानून उस तरीके से पूछ नहीं सकता। तो यही बात इन पर भी लागू होगी अगर ये कोई ऐसी चीज करते हैं जिसके ऊपर फिर पाकिस्तानी कानून लागू नहीं होगा। हाँ, वो अलहदा बात है, चंद लोग हैं जिनकी सिर्फ रेजिडेंसीज हैं या जिनके, और कुछ के तो जाहिर बात है पाकिस्तानी पासपोर्ट ही है, वो आंसरेबल हो सकते हैं, लेकिन इवन देन वो इलेक्टेड नहीं है। बात सिंपल सी है मसूद, एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक हाई मॉरल ग्राउंड हर चीज पे लेते हैं, लेकिन फिर वही उसी चीज को कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं और फिर वो जस्टिफाई भी करते हैं, विच इज फाइन। सियासत है, ये लोग सियासत इसी तरह से होती है, PTI भी उसी तरह से सियासत करेगी। बट फिर अब उनको ये पता चलेगा कि ऑपोजिशन और हुकूमत, ऑपोजिशन भी जाहिर सी बात है सवाल उठाएगी, मीडिया भी सवाल उठाएगा और उठ रहे हैं ये सवाल। मियां जावेद लतीफ़ साहब, ये शहजादा कासिम साहब, इन्होंने बताया कि 60 लाख रुपए मालियत के 3 प्लॉट्स इनके लाहौर में हैं, मुआवने खुसूसी हैं बराए तवानाई वज़ीर आज़म के। सर आप बता सकते हैं क्योंकि आप तो रहते हैं वहाँ पर, ये 60 लाख रुपए मालियत के 3 प्लॉट लाहौर के किस इलाके में मुमकिन हो सकते हैं, कहाँ मिल सकते हैं? मैं मसूद साहब, मैं तो ये कहूँगा कि आप अंदरून सिंध में भी, आप किसी कस्बे में भी 7 लाख के 3 प्लाट नहीं ले सकते। ये तो लाहौर की बात कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक और अर्ज़ करना चाहता हूँ आपकी खिदमत में। फ़रुख बात कर रहे थे कि बताएं किसने करप्शन की है, किसने माल बनाया है, आप अदालतों में जाएं। तो फ़रुख हबीब को मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मुझे ये बताएं कि बिलियंट्री, मुझे ये बताएं चीनी स्कैंडल, मुझे ये बताएं अद्वियात स्कैंडल, गंदम स्कैंडल, आटा स्कैंडल, पेट्रोल स्कैंडल, डॉलर स्कैंडल, और यहाँ तक कि अलीमा बाजी की सिलाई मशीन से अरबों खरबों रुपया। इनके लिए भी क्या किसी अदालत में जाने की ज़रूरत है? जो एहतसाब के अदारे हैं उन्होंने काला चश्मा लगाया हुआ है कि उनको नज़र नहीं आ रहा। मुझे, हाँ, ये तो मुझे कहने की आप ज़रूर कहें कि आप बताएं कि किस किस मिनिस्ट्री में क्या क्या करप्शन हुई है, वो मैं
चलें सबूत के साथ जाऊं, इनके लिए तो सबूत की ज़रूरत नहीं है भाई। और जहां तक तल्लक है इमरान खान साहब का, उसको बड़ा हमेशा फरिश्ता और बड़ा एक पवित्र इंसान बना के पेश किया जाता है। मुझे ये बताया जाए मसूद साहब कि 2 सालों में उसकी कारकर्दगी है क्या? 2 सालों के अंदर उसने गवर्नेंस, उसने इंतज़ामी अमूर, उसने खारजा दाखिला पॉलिसी, उसने माशी पॉलिसी, उसने पाकिस्तान के अंदर महंगाई को कंट्रोल, उसने कर्ज़ों के हवाले से कोई एक ऐसा कदम उठाया हो जिस पर पीटीआई का बंदा नाज कर सके? मुझे एक चीज़ वो बता दें तो फिर मैं अगली बात ज़रूर करूँगा। मगर मुझे तो यहाँ कहना ये है, जब फ़ारूक हबीब साहब नवाज शरीफ का, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जिक्र करते हैं तो उससे पहले इनको अपने अंदर झांक के ये देखना चाहिए कि आप मुआवजा किससे कर रहे हैं। इमरान खान का 70 सालों में जितने लोग आए बरसरे इक़्तिदार, भले वो डिक्टेटर ही हों, आप किसी के साथ मुआवजा नहीं कर सकेंगे। हाँ, मुआवजा इमरान खान साहब का किया जा सकेगा। इमरान खान की गवर्नेंस से, इमरान खान की पॉलिसियों से, इमरान खान की मैशत को डुबोने के बाद, इमरान खान की खारजा पॉलिसी की वजह से मैं बिल्कुल मसूद, एक सेकंड जी, मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं हकायक एक बतौर पाकिस्तानी के बयान कर रहा हूं कि आप मुझे ये बताएं कि आप कल, एक सेकंड मसूद, इस तरह नहीं, एक सेकंड, मैं मेरी बात मुकम्मल हो लेने दें। मैं ये कहता हूं कि इमरान खान साहब का वो भी क्लिप सुनवाएं जब ये कहते थे कुलभूषण को फांसी देनी चाहिए, जब ये जिक्र करते थे कि अक़वाम मुत्तहिदा में 15 मिनट नवाज शरीफ ने गुफ्तगू की, कुलभूषण का जिक्र नहीं किया, उसने कश्मीर का केस लड़ा और आपने क्या किया? कश्मीर दे दिया। आपने क्या किया कि एक खुफिया ऑर्डिनेंस लेकर आए कौमी असेंबली से छुपा के, किसके लिए? कुलभूषण के लिए। आप तो कहते थे कि इसे मौका ही नहीं देना चाहिए कि ये आलमी कोर्ट्स में जा सके, इसे फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। तो भाई आप जो कुछ कर रहे हैं ये भी सारा कुछ पाकिस्तानी कौम देख रही है। ठीक है मियां साहब, आपने बहुत सारी बातें की हैं, इनको मैं बिल्कुल कंटिन्यू करता हूं। और चौधरी मंजूर अहमद साहब, आपसे मैं सवाल करूंगा एक ब्रेक के बाद और उसी की कंटिन्यूशन में जाऊंगा फ़ारूक हबीब साहब के पास। बात की गई है कि कोई एक पॉलिसी बताएं। आज कश्मीरी यौम इलाक़े पाकिस्तान मना रहे, तो हमारी कश्मीर पॉलिसी जो है उसमें भी तो प्रोग्रेस हुई होगी। आज भी वज़ीर आज़म ने उस पर ट्वीट किया है, आपका इस पर क्या रिएक्शन है? आपसे पूछता हूँ, फिर फ़ारूक हबीब साहब के पास जाऊँगा कि इसमें हमने क्या किया है। एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले मियां जावेद लतीफ़ साहब ने कहा कि 2 साल में इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस क्या है, किसी एक शुबे में बताई जाए। तो आज यौम इलाक़े पाकिस्तान मनाया जा रहा है, सारी दुनिया में कश्मीरी मना रहे हैं, तो कश्मीर पर क्या पॉलिसी है? चौधरी मंजूर अहमद साहब, कश्मीर की पॉलिसी इन 2 सालों में क्या रही, आपका क्या इस पर टेक है? ना कोई विजन है, ना कोई पॉलिसी है, ना कोई प्लानिंग है, ना कोई इम्प्लीमेंटेशन है। ये तो मुझे लगता है जैसे ऑटो पायलट पे चल रहा है सब कुछ। देखिए, कश्मीर के ऊपर कश्मीर आधा कट गया है। आप कहते हैं शहर आ गया, मुझे नहीं समझ आती कि आपकी शहर कट जाए और आप कैसे चैन से सो सकते हैं या कैसे चैन से रह सकते हैं और जिस्म तड़पा भी ना हो। एक कहा था कि हम हर जुमे वो किया करेंगे, एहतजाज किया करेंगे। आपके सामने है क्या एहतजाज हुआ है, क्या कुछ नेशनली क्या हुआ है, किसी जगह पर कोई फर्क पड़ा है? अब दूसरी बात यह है कि देखिए, इन्होंने कहा था कि बाहर ममालिक से लोग वापस आ रहे हैं, तो आपकी बहुत बड़ी पीटीआई की स्ट्रेंथ जो थी, तो दूसरे ममालिक के अंदर जो पाकिस्तानी थे वो हमें एयरपोर्ट्स के ऊपर अपनी टिकट्स लहरा कर बताते थे कि ये देखें, हम इमरान खान को वोट करने जा रहे हैं, आ रहे हैं, पाकिस्तान आ रहे हैं। और अब क्या है कि भी मेरे पास एक वीडियो आई, वो टिकट लहरा रहा है कि ये देखें, ये 4 गुना ज्यादा कीमत पे मुझे टिकट मिली है। इमरान खान ने जो हमसे वादे किए थे उसका नतीजा ये है कि हमारा रोजगार छिन गया, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, हमें वापस भी नहीं लाया जा रहा, और अगर लाया जा रहा है तो ये क्या हमारे साथ नशा है। जिनको इन्होंने नौकरियां दी हैं वो तो बिल्कुल उधर बिल्कुल बहुत बड़ी नौकरी मोहित यूसुफ को मिल गई है, जुल्फी बुखारी को मिल गई है, तो बड़ी अच्छी नौकरियां मिल गई। लेकिन कितने लोगों को मिली है? ये कह रहे थे कि लाखों लोग इधर आएंगे नौकरियां करने, वो लाखों लोग उधर से बेचारे नौकरियां बात की है। चौधरी मंजूर साहब वो कहते हैं कि जो बाहर से लोग आने थे वो यही 5-7 लोग आने थे। नून लीग तो अब ये कह रही है।
हाँ, तो वो 200 वो हिटमैन जो थे वो पता नहीं किधर है, कि वो तो मुझे लगता है जो 200 हिटमैन आए हैं या जो हैं वो इस मुल्क के लोगों को हिट मार रहे हैं, इस मुल्क के गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को एक के बाद एक हिट लग रही है और एक के बाद एक बाउंसर है। कभी मजदूरों को लग जाता है, कभी गरीबों को लग जाता है, कभी किसानों को लग जाता है, कभी आम सहाफियों को लग जाता है, कभी किसी को, कभी पॉलिटिकल पार्टीज को लग जाता है। तो ये जो कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी रवायात डाल रहे हैं जिसके बाद ये जो है ये तो अगले दिन ही बोरिया बिस्तर लपेटेंगे चले जाएंगे वापस जिन जिन मुल्कों से आए हैं, और जो रह जाएंगे फर्रुख हबीब साहब जैसे या बाकी लोग, इनको वजारतें दें जो इनके अपने लोग हैं। चलो कम से कम इधर रहेंगे तो सही ना, इधर रहकर अगर कोई होगा तो वो खाएंगे भी तो सही। आप मानते हैं कि सब कुछ ऑटो पे चल रहा है, ऑटो पे चल रहा है? फरूख हबीब साहब से जवाब ले लूं। फरूख हबीब साहब, नहीं एक मिनट जरा मुझे देखिए, एक मिनट से एक नया स्कैंडल आ गया। वो वजीर जो 200 अरब डॉलर लाता था बाहर से, उसकी अपनी डिग्री जाली है, उसके फादर साहब जाली वीजे पे, स्टूडेंट वीजे पे ऑस्ट्रेलिया गए, 18 अरब रुपए का पोस्ट का स्कैंडल आया। यानी 100 अरब से कम तो कुछ स्कैंडल आ ही नहीं रहा, वो तो इनके मुंह पे ही नहीं चढ़ता 100 अरब से कम का। फरूख हबीब साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, सारे माफियाज आपके पास बैठे हुए हैं, करप्शन के स्कैंडल्स आपके पास से निकल कर सामने आ रहे हैं, आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कामयाब नहीं हैं। कश्मीर पर आपने कहा जुम्मे को एहतजाज किया करेंगे, वो भी कहीं नज़र नहीं आता। तो एक सवाल है कि जी कोई एक शोबा बता दें जिसमें कारकर्दगी आपकी आउटस्टैंडिंग हो, और दूसरा ये कि करप्शन के केसेस और करप्शन के मामलात आपकी हुकूमत में सबसे ज़्यादा हैं, ये इल्ज़ाम है आप पर। आप जरा तसल्ली से सुने जी प्लीज़, आप जरा तसल्ली से जरा सुन ले, मुझे इंटरप्ट ना कीजिएगा, ठीक है? जितना बड़ा कश्मीर काज को नुकसान नवाज शरीफ ने पहुंचाया है, आज तक पाकिस्तान की तारीख के अंदर शायद मोदी भी ना पहुंचा सको। यही नवाज शरीफ गए थे मोदी का हलफ की तकरीब में शामिल होने, यही नवाज शरीफ जो है वो हुर्रियत रहनुमाओं को जो है वो नहीं मिले थे। इन्हीं नवाज शरीफ की घर की शादी के अंदर, ज़ाती शादी के अंदर मोदी 100 लोगों को लेके बाराती बन के जो है वो बग़ैर वीज़ों के पाकिस्तान आया था। उसी मोदी को जो है वो साड़ियों और आमों के तोहफे भेजे जाते रहे थे। आप आज हमें बातें करते हैं, कश्मीर वो हिस्सा कश्मीर का उनके कब्ज़े में था, उन्होंने अपनी असम्बली में एक कानून पास कर लिया। क्या आप लोगों ने कश्मीर आज़ाद करवा लिया था? 3-3 बार आप वज़ीर आज़म से, आपके मुंह से तो जो है वो कुलभूषण का आज हमें बात करते हैं लफ्ज़ नहीं निकलता था। आज हमने क्या किया 2 सालों में? ये हमें खारजा पॉलिसी की बात करते थे। इनके दौर के अंदर जो है वो इनसे सवाल पूछें, भारत जो है वो अफ़गानिस्तान गया, वहाँ पर जाकर उसने सरमायाकारी शुरू की, उनके सफारत खाने बनाने शुरू कर दिए। आज अफ़गान अमन प्रोसेस के अंदर भारत शामिल नहीं है। इनके दौर के अंदर ईरान जो हमारा साथी मुल्क था, दोस्त मुल्क था, नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे, इंडिया ने जाके चाह बहार के अंदर पोर्ट बनाना शुरू कर दी। आज इमरान खान आए हैं, ईरान ने इंडिया को चाह बहार से ठुड्डा मार के बाहर निकाल दिया है। आज वहाँ पर चाइना काम कर रहा है। आज लद्दाख के अंदर जो है वो चाइनीज़ के साथ हमारे बेहतरीन सफारती ताल्लुकात की वजह से आज लद्दाख के अंदर जो है वो भारत को मार पड़ रही है। नेपाल जहाँ पर उनका बहुत ज़्यादा असर था, आज नेपाल उनके असर से बाहर निकल आया है। आज भारत को इमरान खान ने मोदी की RSS की आइडियोलॉजी बताई, वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर पूरी दुनिया को हर फोरम के ऊपर बताई। आज मोदी दुनिया के अंदर तनहा हो गया है। ये हमारी कामयाबी है। जो अमेरिका मोदी की तस्बीह किया करता था, वो वहाँ पर उनके जलसे के ऊपर, उनके स्टेज के ऊपर खड़े होके जो अपना ट्रंप ने कहा था कि जो है वो पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क है, इमरान खान जो है वो इमरान खान के साथ हमारे मामलात बहुत अच्छे चल रहे हैं, हम कश्मीर के अंदर जो है वो अपनी सफारतकारी का किरदार अदा करते हैं। ये क्या बातें करते हैं? ये हमें बातें सुनाएंगे, ये अपनी नाकामियों का बोझ जो है वो हमारे ऊपर डालना चाहते हैं। लेकिन हम इन्हें कहते हैं कि आज आप इतने दलेर हैं, सुन लें, इतने दलेर हैं तो आप जो है वो लंदन के अंदर क्यों बैठे हुए हैं? ये हमें नाहल कहते हैं एक ऐसा अस्पताल नहीं बना सके जहाँ इनका अपना इलाज हो सके। बीमार होते हैं, मुल्क से बाहर चले जाते हैं, आए ना अदालतों का आगे सामना करें। जो इसहाक डार की तरह मैशियत का ताना देते हैं, मैशियत का बेड़ा कर करके इसहाक डार मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, आए ना, वो तो ड्यूल नेशनल नहीं है, आए पाकिस्तान के कानून का सामना करें। हमें ताना देने से पहले अपने गिरेबान में भी इनको जो है वो झांकना चाहिए, इनको पता होना चाहिए। इनका सिर्फ एक मसला है, इमरान खान गरीब की बात क्यों करता है? इमरान खान ने 150 अरब रुपया, 12-12 हज़ार रुपया लॉकडाउन के दौरान कैश गरीब आदमी को क्यों दे दिया है? इमरान खान हमारी तरह लूटमार क्यों नहीं कर रहा? वो पापड़ वाले के अकाउंट में पैसे क्यों नहीं डाल रहा? वो एवन फील्ड के अंदर फ्लैट्स क्यों नहीं खरीद रहा?
वो मनी लॉन्ड्रिंग क्यों नहीं कर रहा, हमारे साथ मुकमुका क्यों नहीं कर रहा, हमारे साथ फ्रेंडली अपोजिशन क्यों नहीं बनकर ताल्लुक क्यों नहीं कायम कर रहा। इनका मसला ये है, इनका मसला एहतसाब है, इनका पाकिस्तान की आवाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इनका जीना मरना पाकिस्तान से बाहर है, सिर्फ इक़्तिदार के मज़े लूटने पाकिस्तान के अंदर आते हैं। आज जो है वो बड़ी आसानी से हमें बातें करते हैं। इनसे ये सवाल पूछें, हमें ये बात करते हैं कि कराची के कूड़े का ढेर बन गया, एक बारिश पड़ी, आप कराची में बैठे हैं, जो शारा फैसल का हाल हुआ है, ये लंबे बूट पहन के शहबाज शरीफ आते होते थे, इस साल जो है वहां पर अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज बन गया उसी माल रोड के ऊपर, वहां पर पानी नहीं खड़ा हुआ, सिर्फ 15 करोड़ रुपया लगा है। ये आपने अपनी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी बताई, सवाए फोटोशूट क्या सवाए फोटोशूट है, सवाए कैटवॉक, और ये मोदी के गुण गाते थे मेमल, मोदी के गुण ये गाते थे। मगर क्या ऐसा नहीं हुआ कि हमने नई हुकूमत बनने के बाद मोदी को कई मरतबा रब्ता करने की कोशिश की, मोदी ने कभी जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा, और मोदी की कामयाबी के लिए हम पुरुम्मीद थे कि वो आएगा तो कश्मीर का मसला हल होगा। तो गलतियाँ हमारी तरफ भी हैं। एक ब्रेक के बाद आपसे पूछता हूँ। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। सवाल उठा था कि तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस क्या है। फ़ारूक हबीब साहब ने खारजा पॉलिसी के हवाले से बताया कि इंडिया को जो हशर किया है इमरान खान साहब ने, ईरान से बाहर हो गया, अफ़गान अमल से बाहर हो गया, नेपाल में उसकी कोई अहमियत नहीं रही, अमेरिका उसे घास नहीं डाल रहा, तनहा कर दिया इमरान खान साहब ने। महमल, ऑल क्रेडिट गोज़ टू वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब। ठीक बता रहे हैं फ़ारूक हबीब साहब? उनकी फॉरेन पॉलिसी के फेलियर्स का क्रेडिट खान साहब कैसे उसकी सक्सेस मतलब वो ले सकते हैं? अगर लद्दाख में कोई चाइना के साथ चीज हुई है, वो तो उनका एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट है और वो कोई आज से थोड़ी है, उस पर तो पहले उनकी एक जंग भी हो चुकी है। तो मतलब कि ये कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि चाइना ने कोई पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए लद्दाख के अंदर वो चीज की हो, वो तो उनका एक अपना एक आपसी मामला है। फिर ये जरूर है कि हम एक चाइना के एलाय हैं, बड़ी अच्छी बात है, होना भी चाहिए, हमारे ताल्लुकात चंद ममालिक से बेहतर भी हुए। लेकिन जहां तक ये बात की कि नवाज शरीफ साहब के टाइम में मोदी को उन्होंने कुछ नहीं देखी, उस जमाने में बड़ी इंटेलिजेंस शेयरिंग भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हो रही थी। अभी तो हम एक ऑलमोस्ट जंग भी भुगता चुके हैं, और खैर हम तो चाहते हैं कि पीस ही हो दोनों ममालिक के दरमियान, लेकिन ये तो मोदी का फेलियर है, वो नहीं चाहता कि पीस हो। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जो कश्मीर का इशू है, कश्मीर के ऊपर या तो हम उस चीज को कहें कि बड़ा कोई इंटरनेशनली उस मामले को उठाया गया। देखिए, साल होने वाले, अगले महीने 1 साल हो जाएगा, तो आप मुझे बता दें कि उस 1 साल के अंदर इंटरनेशनली क्या हुआ। मैं बात कर रही हूँ ममालिक की। हाँ, इंटरनेशनल मीडिया में जरूर बात उठी क्योंकि ह्यूमन राइट्स, इतनी ग्रेव ह्यूमन राइट्स वायलेशन उधर हो रही हैं, इस तरह की चीज कभी नहीं पहले देखी गई। जाहिर बात है इंटरनेशनल मीडिया ने उठाया, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने उठाया, लेकिन मुझे बता दें कि अमेरिका ने क्या किया उसमें, या उसमें इवन चाइना ने क्या किया, उसमें हमारे मुस्लिम ममालिक, दोस्त मुस्लिम ममालिक ने या भाई मुस्लिम ममालिक ने क्या किया, किसी ने नहीं इंडिया को क्रिटिसाइज किया। तो इसलिए वो कश्मीर फ्रंट पे, क्योंकि उसकी वजह है कि इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है और इस वजह से इंडिया की तन्हाई दरअसल मोदी की अपनी पॉलिसीज़ हैं। आप कहती हैं कि इमरान खान साहब या पाकिस्तान की नई हुकूमत की खारजा पॉलिसी का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, क्या करना चाहिए कश्मीर पर, मशवरा क्या देंगे? मैं आपका वक्त बचाते हुए मैं ये सिर्फ ज़रूर कहूँगा कि महमल ने जो बात की है कि अगर आज इंडिया मोदी तन्हा हो रहा है तो उसमें इमरान खान का क्या रोल है? आप तो मुझे ये बताएं कि आप तो कहते थे कि जब गए अमेरिका तो आप ट्रंप की बड़ी यहाँ कहते थे कि वो दोस्ती निभा रहा है और कश्मीर का ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम फतह करके आ गए हैं, और यहाँ जब आए तो 3 दिन बाद कब्जा हो गया मकबूजा कश्मीर पर। तो आप बताएं तो सही ना कि आपने उसके लिए किया क्या है? आपकी तो कोई हिकमत अमली है ही नहीं, बल्कि आप तो लोगों को बुला रहे हैं कि कश्मीर नाम की भी कोई चीज होती थी, आपने आजाद कश्मीर की फिक्र डाल दी है लोगों को। मेरे पास आपका बहुत शुक्रिया। सवाल बिल्कुल हैं और उठते हैं, हम भी उठा रहे हैं सवाल। बात करने का मतलब तनकीद बराए तनकीद, बहस बराए बहस नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ आवाम तक पहुँचें, लोगों तक पहुँचें, जहन खुलें, नए मशवरे हुकूमत के लिए और अपोजिशन के लिए सामने आएँ। एक अमल है जो जारी रहे, यही सारा मकसद होता है इस गुफ्तगू का। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ारूक हबीब साहब आपने शिरकत की, जावेद लतीफ़ साहब आपका बहुत शुक्रिया, चौधरी मंसूर साहब आपका बहुत शुक्रिया, महमल सरफराज साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।